चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है। देखिए तो हमारे पास 12 में बोला है कि संयोग के एक खेल में, अब पता है संयोग क्यों बोला गया, मतलब चांस बोला है क्योंकि देखो हमारे पास 1 टू लेके मतलब 1 से लेके 8 तक नंबर है, 1 से लेके 8 तक नंबर है। अब यहाँ पे एक निडल दी है, एक सुई दी है और वो सुई इन 8 नंबर में से किसी एक पर आ सकती है, तो इसीलिए यहाँ पे संयोग या फिर चांस बोला गया है। आगे बोला हमारे पास कि एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या मतलब 1 से लेके 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है, मतलब किसी भी एक संख्या को दिखाता है या फिर डायरेक्शन देता है। आगे बोला तो देखिए आकृति 14.5 में जो कि हमने बनाई ऑलरेडी, एंड यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो तो इनकी प्रायिकता है कि ये तीर इंगित करेगा। ओके, अब समझना कि एक्चुअली मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि हमारे पास एक सुई है और 1 से लेके 8 नंबर है। जब हम इस सुई को घुमाते हैं तो ये किसी एक नंबर पे आके अटक जाती है, विश्राम करने लगती है, तो उसकी आने की संभावना बतानी है कि उसकी आने की संभावना क्या होगी। अब कैसे आओ समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट दिया हमारे पास कि वो जो सुई है वो 8 को करेगा, मतलब 8 को इंगित करेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि 1 से लेके 8 तक नंबरों में वो सिर्फ 8वीं संख्या को बताएगा, खाली सिर्फ 8वीं संख्या को। ठीक है, तो कैसे करना है मैम, हम लिखेंगे ये जो 8वां नंबर है वो सिर्फ हमारा 1 है, किस में से, कुल संख्याओं में से। हमारे पास जो कुल संख्या है, मैं आप लिख दे रहा हूं कुल संख्या हमारे पास जो है वो कितनी है, वो हमारे पास है 8, क्योंकि टोटल नंबर 8 है हमारे पास। तो अपने पास फॉर्मूला लिखेंगे हम P ऑफ E बराबर यहां पे 8 को, जस्ट वेट, 8 को इंगित करेगा बटे में कुल संख्या बराबर है। अब जो 8वां नंबर है इन 8 संख्याओं में से वो कोई एक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे 1 और बटे में आ जाएगा हमारे पास 8। अब इसका कैलकुलेशन मतलब कैंसिलेशन तो हो नहीं सकता कि 1 को 8 से काट दे फिर 8 को 1 से काट दे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो हमारा इसका जो आंसर बनेगा वो 1/8 ही बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से बात करते हैं हम दूसरे वाले की। अब दूसरे वाले में क्या बोला है कि एक विषम संख्या को इंगित करेगा। विषम संख्या क्या होती है आओ समझो। 1 से लेके 8 है तो हमारे पास विषम संख्या 1, 3, 5 और 7, मतलब कुल मिला के कितनी संख्या हमारे पास 4 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूले में P ऑफ E बराबर एक विषम संख्या को इंगित करता है, ठीक है, मतलब शो कर सकता है, और बटे में आएगा हमारे पास कुल बराबर। तो हमारे पास एक विषम संख्या कितनी है हमारे पास, कुल मिला के 4 है, तो 4/8, इसको काटेंगे 4 1 4, 4 दूनी 8, तो 1/2 होगा हमारे पास विषम संख्या का संप्रायिक। ओके, इसी तरीके से आप बात करते हैं तीसरे वाले की। क्वेश्चन में बोला 2 से बड़ी संख्याओं को इंगित करेगा, तो 2 से बड़ी संख्या हमारे पास अगर देखेंगे तो 6 है। कैसे देखो 2 से बड़ी, तो हमारे पास 3 4 5 6 7 8, ये 6 संख्या ऐसी हैं जो 2 से बड़ी है, तो हमारे पास टोटल संख्या कितनी हुई, वो 6 हुई। तो वही फॉर्मूला फिर से लिखाएंगे हम, P ऑफ E बराबर संख्या 2 से बड़ी हो, संख्या 2 से बड़ी हो, ठीक है, और बटे में आएगा हमारे पास क्या, कुल संख्या। तो हमारे पास संख्या 2 से बड़ी कितनी है 6 बटे, और कुल संख्या हमारे पास कितनी है 8, तो इसे हम काट सकते हैं 2 से, तो काट देते हैं, 2 3 6 और 2 चौक 8। अब इसका और तो कैंसिल कर नहीं सकते, तो हमारे पास एग्जैक्ट यही आंसर होगा 3/4। ओके, अब इसी तरीके से हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर मतलब चौथा है कि 9 से छोटी संख्याओं को इंगित करेगा। ठीक है, अब 9 से छोटी की बात करें तो हमारे पास सभी संख्या ऐसी है जो 9 से छोटी है। ठीक है, तो वो हमारे पास टोटल जो संख्या है वो 8 की 8 ही है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सीधा P ऑफ E, ये फॉर्मूला हमारा P ऑफ E 9 से छोटी संख्या हो, 9 से छोटी संख्या लिख देता हूं मैं, बटे में
कुल संख्या, ठीक है। तो 9 से छोटी संख्या कितनी है हमारे पास? 8 है, तो लिखेंगे हम 8 बटे कुल संख्या कितनी है, तो 8। 8 से 8 कटेगा हमारे पास एक बार में, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इतना इजी है, सिर्फ प्रिडिक्शन को बताना है कि क्या आ सकता है, एग्जैक्ट नहीं पता हमें कि वो 8 कितनी बार में आएगा या फिर कैसे आएगा, सिर्फ हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, बोले तो संप्रायिकता। चलो बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है और निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहां पे एक पासा है, उससे कितनी बार फेंका जाता है? सिर्फ एक बार। देखो अगर हम पासे की बात करते हैं, पासा की, तो पासा में कुल संख्या होती है हमारे पास 6, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब तो हमारे पास कुल संख्या कितनी है यहाँ पे? तो कुल संख्या भी हमारे पास 6 ही होंगी, ठीक है। अब देखो पहले में हमारे पास देखते हैं, तो पहले में बोला हमारे पास एक अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? ऐसी संख्या जिनके केवल और केवल गुणनखंड सिर्फ 2 हो, ठीक है। तो हमारे पास एक का गुणनखंड सिर्फ 1 होता है, ठीक है। कैसे? देखो हम ऐसे देख सकते हैं कि ये एक कौन कौन से पहाड़े में आता है, ये एक सिर्फ एक के पहाड़े में आता है और किसी में नहीं आता, तो ये अभाज्य नहीं होगा, ठीक है। ये जो संख्या है ये अभाज्य नहीं होगी, तो कौन सी होगी? बात करते हैं हम 2। अब ये 2 किस में आता है? एक तो एक के पहाड़े में आएगा, क्योंकि 1 दूनी 2 ऐसा बोल सकते हो, और एक खुद के पहाड़े में आएगा, 2 1 2। तो ये इनके गुणनखंड कितने? 2 के गुणनखंड कितने हमारे पास? सिर्फ 2 है। और जिनके 2 गुणनखंड होते हैं ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, याद रखना। तो देखो हमारे पास 2 के 2 हैं, 3 के 3 का 1 और 3 खुद होगा, ठीक है। 4 के तो हमारे पास ज्यादा होंगे, 5 का 1 और खुद होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि जिनका गुणनखंड 1 और खुद हो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य बोल सकते हैं। तो हमारे पास कितनी संख्या है? ये सिर्फ 3 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, P ऑफ E बराबर अभाज्य संख्या की संभावना लिख सकते हैं, संख्या की प्रायिकता भी लिख सकते हैं। देखो फॉर्मूला तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, आप प्रायिकता लिखते हो लास्ट में तो बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे लिखो कि अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता बटे में कुल। तो हमारे पास जो अभाज्य संख्या वो कितनी निकाली हमने? 3। तो यहां पे लिखेंगे ऊपर 3 बटे कुल कितनी है हमारे पास? तो कुल हमने वहां पे 6 लिखी है। देन 3 1 3, 3 दूनी 6, तो 1 बटे 2 हमारा आंसर होगा पहले वाले का। इसी तरीके से अब हम बात करें दूसरे की तो आप दूसरा समझते हैं। दूसरे में बोला हमारे पास कि 2 और 6 के बीच, अब हमारे पास 2 और 6 के बीच बोला है, 2 और 6 के बीच कितनी संख्या आ रही है? 3 आ रही है, ठीक है। तो 2 और 6 के बीच 3 संख्याएं हैं, तो वही हम लिखेंगे P ऑफ E बराबर संख्या 2 और 6 के बीच होने की प्रायिकता, होने की, इसको मिटा देता हूं, प्रायिकता बटे में कुल प्रायिकता, ठीक है, बराबर। अब हमारे पास कितनी संख्या निकल रही थी? वो 3, तो 3 बटे 6, इसको काटेंगे 3 1 3, 3 दूनी 6, तो 1 बटे 2 हमारे पास इसका भी आंसर होगा दूसरे वाले का, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे? तीसरे वाले को अटेंड करेंगे, जो कि हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। जस्ट वेट, अच्छा ये पूरा आउट ऑफ सिलेबस हो रहा है, कोई नहीं, चलो। तो हमारे पास तीसरे वाले में क्या बोला? एक विषम संख्या है। अब आपको पता है कि विषम संख्या कौन कौन सी होती है? तो जो विषम संख्या होती है हमारे पास वो होती है 1 3 5। तो यहाँ पे भी कितनी संख्या हमारे पास? 3 ही है, यहाँ पे भी हमारे पास कुल संख्या 3 ही है। तो हम लिखेंगे सीधा फॉर्मूला P ऑफ E विषम संख्या होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, ठीक है, बटे में कुल प्रायिकता बराबर। तो ऊपर कितनी हमारे पास? 3, क्योंकि हमारे पास विषम संख्या तो सिर्फ 3 ही है, और कुल संख्या कितनी है? 6।
काटेंगे 3 का 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 हमारे पास इसका भी आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे सवाल को कंप्लीट करना है और ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आपका जो चैप्टर है वो कुल मिला के 10 मार्क्स का है। मतलब आपने अगर 3 से 4 चैप्टर अगर कंप्लीट कर लिए ना इन 14 चैप्टर्स में से, आप आराम से पास हो जाओगे, कोई हार्ड चीज नहीं है। ठीक है, और अगर आपको हार्ड लगता है तो आप मेरे साथ जुड़िए और समझिए पूरी तरीके से। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है, यहाँ पे भी सिर्फ आपको समझना। देखो, अगर आपको पत्तों के बारे में जानकारी नहीं है तो आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो पे जाइए और वहां पे देखिए कि पत्तों मतलब टोटल पत्ते कितने होते हैं, उनकी कैटेगरी कितनी होती है, पत्ते कौन कौन से टाइप के होते हैं, वो सारी चीजों को हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया हुआ है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सीधे अपने क्वेश्चन की। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन बोला है कि लाल रंग का बादशाह। तो हमने क्या बताया था तुम लोगों को कि कुल मिला के हमारे पास 52 पत्ते होते हैं और 52 में से 2 पत्ते ब्लैक कलर के होते हैं, मतलब काले रंग के होते हैं, और 2 पत्ते कैसे होते हैं हमारे पास, लाल कलर के होते हैं। अब यहाँ पे जो लाल कलर के पत्ते होते हैं उसमें एक ईंट और एक पान होता है, और जो 2 काले कलर के होते हैं उसमें हमारे पास कौन कौन सा, एक तो गुलाम होता है, नहीं सॉरी गुलाम चिड़ी, और ना हमारे पास एक और, हाँ गुलामी है। ठीक है, तो ये ऐसे 2 कैटेगरी बांटी हुई है। इसी तरीके से यहाँ पे बोला कि लाल रंग का बादशाह, तो लाल की 2 कैटेगरी थी, तो एक बादशाह पहली कैटेगरी में आएगा मतलब ईंट वाले में आएगा, और दूसरा बादशाह हमारे पास किस में आएगा, पान में आएगा। तो कुल मिला के हमारे पास 2 आ जाएंगे बादशाह। तो हमारे पास लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूले में कि पहला लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। ठीक है, लाल रंग का बादशाह, तो कितने लाल रंग के बादशाह है, 2। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे हम, P ऑफ E बराबर, आपको अगर हिंदी में लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यादृच्छिक रूप से पसंद किया गया पत्ता बट्टे में कुल पत्ते, या फिर कुल प्रायिकता बोल सकते हो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर रैंडम मेरी तरह फॉर्मूला बना सकते हो कि जिसकी रिक्वायरमेंट हो आप उसी को फॉर्मूला बना दो। जैसे आप लिखा है कि लाल रंग का बादशाह, आप लिखोगे लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता बटे में कुल प्रायिकता, सीधा सिंपल सिस्टम। ठीक है, इससे कोई बोर्ड वाले मार्क्स नहीं काटते, उनको आंसर मिलना चाहिए और प्रॉपर तरीके से स्पष्ट लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो लिखूंगा यहाँ पे लाल रंग का बादशाह। ठीक है, मैं होने की प्रायिकता नहीं लिख रहा हूं क्योंकि थोड़ा लेंथी है वो, बटे में कुल प्रायिकता बराबर। अब लाल रंग का जो बादशाह है वो कितना है हमारे पास, 2 है, तो 2 बटे कुल कितने पत्ते हैं हमारे पास, 52। देखो हमारे पास साफ साफ लिखा ही है कि 52 पत्ते हैं हमारे पास। तो काटेंगे ऐसे, 2 1 2, 2 दूनी 4, एक इधर आ गया, 2 6 12, मतलब 1/26 हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ, 1/26। ठीक है, इसी तरीके से अब हम दूसरे वाले की बात करते हैं। तो दूसरे वाले में बोला हमारे पास कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो अगर मैं तस्वीर वाले पत्ते की बात करूं ना, तो यहाँ पे कोई कलर नहीं बोला है, तो हम ये डिनोट नहीं कर सकते कि पत्ता कोई स्पेशल टाइप का होगा। कुल निकालेंगे हम, कुल कितने हमारे पास फेस वाले कार्ड है, हमारे पास 12। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, 2 अलग अलग कैटेगरी होती है, 2 काले कलर की, 2 लाल कलर की, और हर एक कैटेगरी के अंदर 3 पत्ते आते हैं। तो हमारे पास 3 3 6 3 9 और 3 12, इस तरीके से हमारे पास कुल जो चित्र वाले पत्ते होते हैं वो होते हैं 12। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चित्र वाले पत्ते, चित्र वाले पत्ते कितने होते हैं हमारे पास, 12। अब फॉर्मूला लगाएंगे हम, P ऑफ E बराबर चित्र वाले पत्तों की प्रायिकता लिख सकते हैं हम, पत्तों की प्रायिकता। ठीक है, बट्टे में हमारे पास कुल आ जाएगा, कुल प्रायिकता बराबर। अब चित्र वाले पत्ते कितने थे, 12, जैसे कि मैंने अभी बताया था, तो 12 बटे कुल कितने हमारे पास, 52। अब इसे हम काटेंगे, 2 से कटेगा हमारे पास 6 बार में, और ये 2 से काटेंगे तो हमारे पास आएगा 26 बार में, इसको 2 से काटेंगे तो 3 बार में, और इसको काटेंगे तो 13 बार में। मतलब हमारे पास लास्ट जो संख्या बचेगी 3/13,
क्योंकि वो आगे कट नहीं सकता। तो हमारे पास जो चित्र वाले पत्तों की जो संभावना है या जो प्रायिकता है वो 3/13 हो। ठीक है, आई होप जो फर्स्ट वाला है हमारे पास और जो सेकंड वाला है दोनों क्लियर हो गया हो। अब मैं इनको रफ कर लेता हूँ और बढ़ते हैं हम तीसरे चौथे के ऊपर। जस्ट वेट। ओके, तो अब हम बात करेंगे तीसरे वाले की। तीसरे वाले में क्या बोला है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब मैंने बताया था कि लाल रंग की हमारे पास 2 कैटेगरी होती है और एक कैटेगरी के अंदर 3 पत्ते होते हैं तस्वीर वाले। तो 2 कैटेगरी बोले तो 6 पत्ते हो गए हमारे पास। तो सबसे पहले लिखेंगे हम तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाला पत्ता, पत्ता लाल रंग का बोलो, कलर का बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कितने होंगे हमारे पास? 6 होंगे। फॉर्मूला लिखेंगे हम P ऑफ E बराबर क्या लिखेंगे हमारे पास? तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता बटे कुल प्रायिकता। तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है, तस्वीर वाला पत्ता डाल रहा हूँ बटे में हमारे पास कुल। देखो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा मैं इंसर्ट कर रहा हूँ क्योंकि कम टाइम में जल्दी जल्दी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, मतलब आपको क्लियर समझ में भी आ जाए वो सारी चीजें। लेकिन जब आप एग्जाम दोगे ना तो आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी है कि 3 घंटे के अंदर पेपर पूरा हो जाए, खासकर ये चैप्टर्स, क्योंकि उनमें क्या होता है आपको पासिंग मार्क्स तो नॉर्मल मिल जाता है इसलिए तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना। अब यहाँ पे तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं लाल कलर के? 6। तो 6/52 काटेंगे इसको, 2 3 6, इसको काटेंगे हमारे पास तो 26। अब ये 2 संख्याएं ऐसी हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी कैंसिल नहीं कर सकते, तो एक्चुअली हमारा जो आंसर होगा वो यही होगा। ठीक है, 3/26। चलिए चौथे की बात करते हैं। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। ओके, चलो चौथे की बात करते हैं। हमारे पास लिखा है पान का गुलाम। अब मैंने क्या बोला था कि पान का जो कलर होता है वो लाल होता है और गुलाम की बात की जा रही है तो उसमें एक संख्या है। ठीक है, एक संख्या है। चलो तो हम लिखेंगे यहाँ पे पान का गुलाम, पान का गुलाम बराबर कितने होंगे हमारे पास? 1, क्योंकि हमारे पास जो पान की कैटेगरी होती है वो होती है 1 और उन 13 पत्तों में से एक पत्ता होता है गुलाम का। ठीक है, एक पत्ता, तो हमारे पास पान का गुलाम होगा 1। फॉर्मूला लिखेंगे P ऑफ E पान का गुलाम होने की प्रायिकता, गुलाम होने की प्रायिकता, ठीक है, बटे कुल प्रायिकता बराबर। अब पान का गुलाम कितना हमारे पास? 1, तो 1/52 हमारा आंसर। ठीक है, सो आई होप थर्ड एंड फोर्थ वाला भी अच्छे से क्लियर हो गया हो। देन रफ करते हैं और बढ़ते हैं हम 5th और 6th के ऊपर। 5th और 6th चलो। ओके पांचवे की बात करते हैं। तो पांचवे में बोला हमारे पास हुकुम का पत्ता। ओके, तो मैंने यहाँ पे जो गुलाम गलती से बोल दिया था। हमारे पास जो 6 कैटेगरी में, सॉरी 4 जो कैटेगरी बताई थी ना, 2 काले रंग की और 2 लाल रंग की, इनमें से हमारे पास एक चिड़ी है और एक गुलाम है। सॉरी गुलाम नहीं, हुकुम है, एक हमारा हुकुम है। तो 13 पत्ते हमारे पास किस में होते हैं? चिड़ी में होते हैं। और 13 पत्ते किस में होते हैं? हुकुम में होते हैं। इसी तरीके से 13 पत्ते हमारे पास पान में और 13 पत्ते हमारे पास ईंट में, इस तरीके से होते हैं तो इस बार हमारे पास पांचवें में क्या बोला है? हुकुम का पत्ता। तो पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे हुकुम का पत्ता। अब कितना होता है हुकुम का पत्ता? तो ये 13 के 13 आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हुकुम के पत्ते के अंदर कोई कैटेगरी नहीं बताई है कि ये वाला पत्ता बताओ, जैसे हमारे पास 10वें नंबर का बताओ, इक्का बताओ, ठीक है, राजा बताओ, रानी बताओ, ऐसा कुछ नहीं बोला है, सिर्फ हुकुम का पत्ता बोला है। तो हुकुम में क्या होता है? पूरे 13 पत्ते होते हैं, तो 13 की 13 की बात होगी यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? हमने लिखा हुकुम के पत्ता कितने हमारे पास? 13। अब फॉर्मूला डालेंगे हम P ऑफ E बराबर, यहाँ पे लिखेंगे हम हुकुम के पत्ता, हुकुम के पत्ते होने की संभावना, होने की संभावना, ठीक है, या फिर प्रायिकता बटे में कुल
बराबर। अब हुकुम के पत्ते कितने हैं हमारे पास, तो हुकुम के पत्ते हमारे पास 13 हैं, तो 13 बटे कुल कितने हमारे पास, तो 52, तो 13 का 13, 13 चौक 52, तो 1/4 हमारे पास होगा इसका आंसर, पांचवे वाले का। इसी तरीके से हम बात करेंगे अब छठे वाले की। छठे वाले में क्या बोला है, एक ईंट की बेगम। अब यहाँ पे साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि ईंट की लाल कलर की एक बेगम थी, सॉरी ईंट का एक कैटेगरी था हमारे पास, ठीक है। अब बोल सकते हो कि दो पत्ते कैसे थे हमारे पास, लाल कलर के थे, जिनमें से एक ईंट की कैटेगरी थी और एक जो बेगम है मतलब जो रानी है वो क्या होता है हमारे पास, सिर्फ एक ही आती है एक कैटेगरी के अंदर। तो अगर मैं बोलूँ कि टोटल रानी बोले तो टोटल रानी होंगी 4, क्योंकि 2 इसमें आएंगी 2 इसमें आएंगी, इस तरीके से, ठीक है। चलो तो ईंट की बेगम बोला, हम लिखेंगे यहाँ पे ईंट की बेगम, जस्ट वेट, ईंट की बेगम कितनी है हमारे पास, ये एक ही है सिर्फ, ठीक है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे फॉर्मूला P ऑफ E बराबर ईंट की बेगम होने की संभावना, ईंट की बेगम होने की संभावना बटे कुल, सॉरी यहाँ पे संभावना लिख दिया, संभावना हम एग्जैक्ट गुजराती में बोलते हैं, ठीक है। इसको हम प्रायिकता बोलेंगे, प्रायिकता याद रखना। संभावना का मीन्स भी क्या होता है हमारे पास, प्रायिकता होता है, तो एक्चुअली इससे कोई डिफरेंशिएट नहीं है कि आप संभावना ही बोलो, आप प्रायिकता भी बोल सकते हो, आप संभावना भी बोल सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर है, बराबर। अब ईंट की जो बेगम है वो कितनी है हमारे पास, एक है, और कुल पत्ते कितने हमारे पास, 52। बस यही होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। सो आई होप क्वेश्चन नंबर ये जो 14 है वो भी अच्छे से क्लियर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अब जो बात हो रही है वो क्वेश्चन नंबर 15 में हो रही है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान में रख के इसे सॉल्व करना, ठीक है, या फिर समझना इस चीज को कि यहाँ पे बोला क्या जा रहा है। देखो यहाँ बोला हमारे पास कि ताश के 5 पत्तों, मतलब 5 पत्ते हमारे पास, ईंट, देखो यहाँ पे ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। मतलब अब हम यहाँ पे बात करें कुल की, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कुल पत्ते, कुल कितने हमारे पास पत्ते यहाँ पे 5 है, साफ साफ बताया हुआ है हमारे पास फ्रंट में, ये लिखा है 5। अब बोला हमारे पास कि इनको क्या किया है, अच्छे तरीके से फेंटा जाता है, ठीक है। फिर इनमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है, मतलब बोल सकते हो मैं कि वो जो पत्ता जहां से भी निकाल रहे हैं हम बिना देखे या फिर हम अपने मन से निकाल रहे हैं, उस पत्ते को देख के निकाल रहे हैं कि पत्ता कौन सा है। आगे बोला है फर्स्ट वाले ऑप्शन में कि इसकी क्या प्रायिकता है कि ये पत्ता एक बेगम है। तो देखो अगर हम बात करें तो इन 5 पत्तों में देखो एक बेगम पहले से थी, ठीक है, एक बेगम पहले से थी, तो सीधा हमारे पास लिखेंगे हमारे पास पहले वाले में बेगम, बेगम। अब बेगम कितनी हमारे पास, सीधा एक ही होंगी, ठीक है। अब फॉर्मूला डाल लेते हैं, P ऑफ E बराबर बेगम होने की प्रायिकता, बेगम, जस्ट वेट, बेगम होने की प्रायिकता, क्या लिख रहा हूं, जस्ट वेट, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रही है, होने की प्रायिकता बटे कुल। तो अब हम बात करें अगर बेगम कितनी है हमारे पास, तो हमारे पास बेगम थी एक, जो कि मैंने ऑलरेडी बेगम मेंशन किया है, क्योंकि ये 5 पत्तों में सिर्फ बेगम एक है। और कुल पत्ते कितने हमारे पास, कुल पत्ते हमारे पास 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन ले लिया साथ में, बोला है कि यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। अब पहले हमारे पास कुल पत्ते कितने थे, 5, इस बार कितने बचेंगे, 4, क्योंकि इस बार क्या है ना, जो बेगम है उसको अलग रख दिया है। तो हमारे पास जो कुल पत्ते हैं, कुल पत्ते वो हमारे पास आएंगे सिर्फ 4, ठीक है। अब बोला है कि और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता इक्का हो या फिर बेगम हो, ठीक है। तो फिर समझना, फिर से बोल रहा हूँ कि हमने क्या किया था यहाँ पे टोटल 5 पत्ते थे, लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमने जब पहले एक बेगम निकाला था ना, उसकी प्रायिकता बताई थी, लेकिन इस बार वो बेगम को हमने रखा नहीं है, उसको साइड में कर दिया है। तो अब पत्ते कुल कितने, 4। अब हमारे पास उसमें से क्या करना है, वो 4 पत्तों में से फिर से कोई एक पत्ता निकालते हैं, उसमें से पहले वाले मूला हमारे पास के एक एक का हो। चलो ऐसे करते हैं, तो ए वाले में इक्का हो, तो इक्का हमारे पास कितने, हमारे पास इक्का हमारे पास साफ साफ देखो यहाँ पे दिया है कि इक्का एक है, तो इक्का हमारे पास हो कितने, इक्का एक।
फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता बटे कुल। तो हमारे पास इक्का कितने, तो इक्का था हमारे पास सिर्फ एक, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है एक, और कुल पत्ते कितने हमारे पास, कुल पत्ते हमारे पास 4, तो 1/4 होगा इसका आंसर। ठीक है, अब वहीं पे क्या बोला है, एक बेगम, बी वाले में फिर से लिखेंगे हम, एक बेगम, तो बेगम कितनी हमारे पास 0, क्योंकि हमने बेगम को पहले वाले क्वेश्चन में ही अलग कर दिया है। पहले वाले क्वेश्चन में जब अलग कर दिया तो टोटल बचे 4, जिनमें से बेगम तो थी ही नहीं, तो बेगम की संख्या होगी हमारे पास 0। अब लिखेंगे फॉर्मूला P ऑफ E बेगम होने की प्रायिकता, बेगम होने की प्रायिकता बटे कुल। तो हमारे पास जो बेगम हो कितनी 0, और बटे कुल पत्ते हमारे पास कितने 4, क्योंकि हमारे पास क्या दूसरे क्वेश्चन में 4 ही पत्ते बचे थे। जब इसको आंसर मतलब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 0। ठीक है, तो 0 प्रोबेबिलिटी आएगी हमारे पास बेगम होने की। तो आई होप जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो भी आपको अच्छी तरीके से आ गया। सिर्फ थोड़ा कंफ्यूज बाई चांस आपको लग रहा हो कि कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं है। आप ध्यान से और अच्छे से समझोगे ना, क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, आइए समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पे बोला क्या है हमारे पास कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। तो हमारे पास जो अच्छे पेन हैं, अच्छे पेन हैं वो कितने हमारे पास 132, और जो खराब जो पेन है हमारे पास वो है कितने 12। इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास 144 हो जाएंगे। ठीक है, 144, और ये क्या होगा हमारे पास कुल संख्या होगी। ठीक है, ये कुल है हमारे पास। अब बोला है कि केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है, तो इस मिश्रण में से एक पेन याद से निकाला जाता है और निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब आपको सोचना है, विचार करना है कि देखो जब तक पेन हम चलाएंगे नहीं तब तक मालूम कैसे पड़ेगा वो खराब है अच्छा है। तो उसमें से क्या जो 144 पेन है एक रैंडम मतलब एक गुट्ठ में रखे हुए हैं, ठीक है, एक क्राउड में रखे हुए हैं, उनमें से एक पेन निकाल रहे हैं। अब उसे चलाया नहीं है तो उसमें से क्या सिर्फ निकाला जा रहा है खाली। अब वो पता नहीं है कि वो पता नहीं है कि जो पेन है वो अच्छा है या खराब है। तो इसमें क्या बोला है, सिर्फ अच्छा होने की प्रायिकता बता दो। पेन अच्छा या खराब से हमें कोई मतलब नहीं है, पेन अच्छा होने की प्रायिकता बताओ। तो सिंपल क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे सीधा पेन अच्छा हो। तो अच्छी पेन कितने हमारे पास कुल मिला के 132 है, और हमारे पास जो खराब पेन तो हमें साइड में कर लो क्योंकि उसकी तो बात ही नहीं की जा रही है। ठीक है, तो हम लिखेंगे फॉर्मूला P ऑफ E बराबर अच्छे पेन होने की प्रायिकता, अच्छे पेन होने की प्रायिकता बटे कुल प्रायिकता बराबर। अब अच्छे पेन कितने हमारे पास 132 है बटे, और कुल कितने हमारे पास 144 है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है ना, ये एक ऐसा नंबर है जिसे हम कैंसिल कर सकते हैं। तो पहले हम कैंसिल कर लेते हैं, जो फाइनल आंसर मिलेगा वो हमें मिल जाएगा। अब देखो पीछे 32 आ रहा है जो कि 4 के पहाड़े में आता है, ठीक है, और पीछे 44 आ रहा है जो कि हमारे पास ये भी 4 के पहाड़े में आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसे 4 से फटक से काट देते हैं। तो यहाँ पे 4 3 12, एक इधर 4 3 12, यहाँ पे 4 3 12 12, 2 इधर चला गया, और 4 6 24। अब ये 3 से कट सकता है हमारे पास, तो 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3 और 3 दूनी 6। तो 11/12 हमारे पास फाइनल आंसर निकलता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा अंदाजा लगाना है अच्छे से। ठीक है, और सवाल आपका क्लियर। चलिए सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। अब पहला क्वेश्चन था वो बस वैसा ही है, ये भी है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 खराब बल्ब है। हमारे पास 4 कैसे खराब बल्ब,
तो लिखेंगे खराब बल्ब, खराब बल्ब। कितने हमारे पास 4 है। आगे बोला है और इस समूह में से बल्ब याद से निकाला गया जाता है और इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा। तो सबसे पहले आप देखो कि टोटल बल्ब कितने हैं 20, तो 20 में से अगर 4 खराब है तो अच्छे कितने होंगे, तो अच्छे 16 होंगे। तो लिखेंगे अच्छे बल्ब, अच्छे बल्ब टोटल होंगे हमारे पास 16 बट्टे कुल की बात करें तो कुल कितने बताए हमारे पास 20 बताए। अब हमारे पास पहले वाले में क्या बोला है, जस्ट वेट, पहले वाले में क्या बोला हमारे पास कि बल्ब खराब, तो बल्ब खराब हो, ठीक है। अब खराब बल्ब कितने हमारे पास, तो खराब बल्ब थे सिर्फ 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे पी ऑफ ई वाला। चलो फॉर्मूला लिखते हैं हम, पी ऑफ ई बराबर खराब बल्ब होने की प्रायिकता, बल्ब यहाँ पे होने की, जस्ट वेट, होने की प्रायिकता बटे कुल। अब हम बात करें अगर हमारे पास जो खराब बल्ब है वो कितने हमारे पास 4 बटे, और जो कुल बल्ब है वो कितने हमारे पास 20, तो इसे काट देते 4 का 4, 4 पंजे 20, मतलब 1/5 हमारे पास क्या होगा प्रायिकता निकलेगी खराब बल्ब होने की। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया जाता है, बढ़ाया जाता है, इसमें सेकंड वाला पॉइंट भी आ जाता है। सेकंड वाले पॉइंट में क्या बोला है कि मान लीजिए फर्स्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, तो अब शेष बल्बों में से एक बल्ब याद से निकाला जाता है और इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। ओके, बहुत इजी और बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट बोला है यहाँ पे। 2 मिनट। तो यहाँ पे साफ साफ क्या बोला है कि पहले वाले में जो हमने बल्ब निकाला था वो कौन सा था हमारे पास, खराब था। अब सेकंड वाले में ये बोला है कि मान लो कि जो पहले जो बल्ब निकाला था वो खराब नहीं था और उसे हटा दिया जाता है। तो अब हम निकालते हैं यहाँ पे खराब बल्ब बराबर, अब खुद विचार करो कि हमने अच्छे बल्ब को हटाया है, ठीक है। पहले में प्रोबेबिलिटी अलग निकाली है तो साफ साफ बता दिया है कि जो पहले हमने बल्ब निकाला था वो खराब नहीं था, वो अच्छा था, उसे हटा दो। तो खराब बल्ब की संख्या तो बदली नहीं, वो तो सेम ही रहेगी हमारे पास, तो ये 4 की 4 रहेगी। अच्छे की बात करते हैं, अच्छे बल्ब की, तो अच्छे बल्ब में साफ साफ हमें बता दिया गया है कि जो पहले निकाला था वो खराब बल्ब नहीं था, वो हटा दिया था। अब हटाया हुआ बल्ब अच्छा ही होगा, तो अच्छा बल्ब हमारे पास पहले कितने थे, हमारे पास 16 जो कि मैंने यहाँ पे रखा है, और अब बचेंगे हमारे पास सिर्फ 15 बटे कुल, तो कुल बल्ब कितने हुआ हमारे पास 19 हुए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि ऐसे बल्ब की प्रायिकता ज्ञात करो जो बल्ब अच्छा हो, ठीक है, या फिर खराब नहीं होगा, बात एक ही है। तो लिखेंगे दूसरे वाले में बल्ब खराब नहीं है, ठीक है। तो ये बल्ब कितने हमारे पास 15 है कुल जो बल्ब खराब नहीं है। तो लिखेंगे पी ऑफ ई बराबर ओके, अच्छे बल्ब होने की संभावना, जस्ट वेट, अच्छे बल्ब होने की प्रायिकता बटे कुल संख्या। तो हमारे पास जो अच्छे बल्ब है वो कितने हमारे पास 15 है बटे, और कुल जो बल्ब है वो देखो, अब सेकंड वाली कंडीशन है तो पहले हमारे पास जो कुल 20 था ना उसे नहीं लेंगे, सेकंड की कंडीशन के अकॉर्डिंग लेंगे, तो कुल बल्ब हमारे पास 19 है और यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। चलिए बढ़ते हैं 18वें वाले नंबर पे। तो अब इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है आओ समझ लेते हैं। यहाँ बोला है कि एक पेटी में 90 डिस्क है, तो कुल हमारे पास डिस्क कितनी है, कुल डिस्क ये कितनी है हमारे पास 90। अब बोला है
जिन पर 1 से 90 तक की जो संख्या है वो अंकित है। हर एक डिस्क पे लिखा है ये पहले नंबर की, ये दूसरे नंबर की, ये तीसरे नंबर की, इस तरीके से अंकित है उन सभी डिस्क के ऊपर। यदि इस पैटो में से एक डिस्क याद से निकाली जाती है, पैटो मतलब एक डब्बा है, उसमें से एक डिस्क निकाल रहे हैं, तो बोला ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी, यहां पे ये औकत हो गया, ये अंकित है, अंकित। अब अंकित होगी कौन सी संख्या होगी, तो पहले वाले में बोला है 2 अंकों की एक संख्या, लिख दो 2 अंकों की यहां पे एक संख्या। देखो अब यहां पे मैं गिनने तो बैठूंगा नहीं कि 2 4 6 8 10 से गिनूंगा नहीं, पहले समझो कि 2 अंकों की जो संख्या होती है क्या है। देखो 2 अंक का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास ये लिखा है 50, तो ये 1 अंक और ये 2 अंक, ऐसे कुल हमारे पास 2 अंकों की संख्याओं को निकालना है। कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है। तो हमारे पास टोटल संख्या कितनी है, हमारे पास 90। अब सीधी सी बात है कि हमारे पास 1 अंक की संख्या कितनी होती है, तो 1 अंक की जो संख्या होती है वो होती है 9, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक के नंबर होते हैं सिंगल डिजिट के। ठीक है, तो क्या करो, इस 9 को सीधा इसमें से घटा दो, कितना बचेगा 81। तो 81 ऐसे डिजिट है जो डबल है। ठीक है, तो हमारे पास कितने हैं वो, जस्ट वेट, तो हमारे पास 81 नंबर ऐसे हैं जो 2 अंकों की संख्या है। अब सीधा फॉर्मूला लगाएंगे P ऑफ E करके, P ऑफ E बराबर 2 अंकों के हो, 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता, बटे में कुल प्रायिकता, कुल। तो हमारे पास 2 अंकों की जो संख्या है वो कितनी है, हमारे पास 81 है, तो लिखेंगे हमारे पास 81 बटे 90, इसको काट देंगे हम 9 से, 2 9 में 81, 9 धम 90। अब ये कटेगा तो है नहीं, तो हमारे पास 9 बटे 10, इसका होगा फाइनल आंसर। ठीक है, इसका फाइनल आंसर। अब बात करते हैं हम दूसरे वाले की। दूसरे वाले में क्या बोला है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है कि किसी संख्या का अगर वर्ग निकालेंगे ना तो 90 से ऊपर ही होना चाहिए। अब कैसे समझते हैं, देखो तो दूसरे में बोला है हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या, तो देखो 2 का वर्ग कितना होता है 4, ठीक है, 1 का वर्ग कितना होता है 1, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, और जो 10 का वर्ग निकालेंगे ना तो वो आएगा हमारे पास 100। बट 100 वाली संख्या तो हम ले नहीं सकते क्योंकि कुल तो मिला के हमारे पास अंक कितने 90 हैं, तो 90 के अंडर ही होनी चाहिए सारी संख्या। तो हम क्या करेंगे, ये लास्ट वाली संख्या को मिटा देते हैं क्योंकि ये हमारे कोई काम की नहीं है। तो हमारे पास कितनी संख्याओं के वर्ग करने पर हमारे पास 90 से छोटे हुए 9 संख्या। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 संख्याओं का अगर हम वर्ग निकाल रहे हैं ना तो उनका वर्ग 90 से छोटा निकल रहा है, मतलब कुल हमारे पास कितनी संख्याएं होंगी 9। ठीक है, लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कितनी निकल रही है, वापस 9 निकल रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूले में P ऑफ E पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता, अब वो होने की प्रायिकता कितनी है हमारे पास, अच्छा सॉरी तो हमने लिख लिया 9, तो बटे में आएगा हमारे पास कुल। ठीक है, कुल बराबर, अब जो पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता वो कितनी संख्या हमारे पास 9 है, बटे और कुल संख्या कितनी हमारे पास 90 थी, तो 9 एकम 9, 9 दम 90, तो 10 1 बटे 9 हमारे पास आएगा इसका आंसर। ठीक है, दूसरे वाले का। चलिए इससे मैं रफ कर लेता हूँ। आई होप ये वाले आपको क्लियर हो रहे हो कि किस तरीके से मैं फाइंड करके बता रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे वाले की, थर्ड वाले में क्या बोला हमारे पास कि 5 से विभाज्य संख्या, ये तीसरा वाला हमारे पास पॉइंट है, ये तीसरा वाला पॉइंट है। यहाँ पे बोला है कि 5 से विभाज्य संख्या, तो हमारे पास कुल संख्या कितनी है 90। एक काम करो, इसको विभाज्य करके देख लेते हैं। तो 5 को 5, 4 इधर चला गया और 5 8 40, तो हमारे पास अगर हम 5 से 90 को विभाजित करते हैं ना तो 18 ऐसी संख्या निकलती हैं जो 5 से कट रही है, 18। तो हम लिखेंगे विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या।
5 से विभाज्य कितनी करनी है हमारे पास संख्या 18। फॉर्मूला डालेंगे हम वापस से, P ऑफ E बराबर 5 से विभाज्य होने की प्रायिकता, विभाज्य होने की प्रायिकता बटे कुल प्रायिकता बराबर। अब 5 से विभाज्य होने की प्रायिकता कितनी संख्या निकली थी? 18। तो लिखेंगे 18 बटे कुल कितनी है हमारे पास? 90, क्योंकि साफ साफ बताया हमारे पास कुल डिस्क कितनी है? 90। यहाँ पे भी हमने लिखा है कुल डिस्क, तो 18 का 18, 18 पंजे 90, तो हमारे पास 1/5 होगा इसका आंसर लास्ट वाले का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने सवाल को कंप्लीट करना है। आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से पता गया। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास 19। ये फिर से एक बार खिसक गया, चलो कोई बात नहीं। दो मिनट, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। यह बोला है कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। तो हमारे पास 6 पासे, तो 1 2 3 4 5 6, तो कुल संख्या कितनी होगी? सीधी सी बात है, जो कुल संख्या होगी हमारे पास, कुल संख्या वो 6 ही होंगी, क्योंकि पासा बोला और पासे पे 6 ही अंक होते हैं, लेकिन यहाँ पे अक्षर अंकित है, वर्ड अंकित है। अब बोला है हमारे पास, अच्छा लेटर बोल सकते हैं उनको, कि इस पासे को एक बार फेंका जाता है और इसकी क्या प्रायिकता है कि पहले वाले में बोला ए प्राप्त हो। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले वाले में ए, जस्ट वेट, ए प्राप्त हो। अब आप चेक करो कि इसमें हमारे पास टोटल ए कितने हैं, तो ए हमारे पास 2 टाइम आ रहा है, देखो फर्स्ट में एंड लास्ट में। तो हमारे पास जो ए प्राप्त हो वो कितने ए है हमारे पास? 2। फॉर्मूला लिखेंगे P ऑफ E, ए प्राप्त होने की प्रायिकता, ए प्राप्त होने की प्रायिकता बटे कुल प्रायिकता बराबर। अब ए कितनी बार आ रहा है? 2 बार, और हमारे पास कुल संख्या कितनी है? 6, तो 2 1 2, 2 3 6, तो 1/3 आएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में बोला है डी प्राप्त हो, तो डी इन सभी संख्याओं में सिर्फ एक बार आया है, तो लिखेंगे हम डी प्राप्त हो। तो डी कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है, तो लिखेंगे हम फॉर्मूले में P ऑफ E बराबर डी प्राप्त होने की प्रायिकता, प्राप्त होने की प्रायिकता बटे कुल प्रायिकता बराबर। अब डी कितनी बार आया हमारे पास? एक बार आया, और कुल संख्या कितनी है हमारे पास? 6, कटेगा तो है नहीं, तो 1/6 हमारा आंसर। क्लियर? एकदम इजी है, एकदम लॉलीपॉप जैसा यार, बहुत इजी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा तड़कता भड़कता है और मजेदार है, सिर्फ इसको थोड़ा समझ लो और काम पूरा किया। कैसे? आओ समझते हैं। ओके, तो पहले मैं यहाँ पे सिर्फ संख्याओं को शो कर देता हूँ, इसमें क्या क्या दिया है। देखो, इसका जो डायमीटर है हमारे पास इस सर्कल का, वो दिया हमारे पास 1 मीटर का, 1 मीटर का। ठीक है, और हमारे पास ये जो नीचे वाली जो लेंथ है, देखो यहाँ पे लिखा है, नहीं लिखा है, चलो। और ये जो नीचे वाली जो लेंथ है वो है 3 मीटर की, ये 3 मीटर की है। अब मुझे अच्छे से याद भी नहीं है वैसे, 2 मिनट, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन से ही गलत हो जाएगा। एक बार मैं चेक करता हूँ, शायद 2 मीटर भी लग रही है मुझे। क्वेश्चन, हाँ सॉरी, 2 मीटर की है। एक्चुअली यहाँ पे गलती हो गई, मैंने 3 मीटर डाल दिया, ये 2 मीटर का है।
ठीक है, ये हमारे पास 2 मीटर की लेंथ थी गई है, और ये हमारे पास है 1 मीटर की, 1 मीटर का। अब क्या बोला आप फिर से समझते हैं कि मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 14.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराता है, और इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। ओके, तो हमने अभी तक क्या सीखा था कि सबसे पहले हमारे पास कुल संख्या लिखा था, मतलब कुल संख्या में हमारे पास क्या होगा, कुल एरिया आएगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल के अंदर हमारे पास सर्कल और रेक्टेंगल दोनों आ जाएगा। पता हमारे पास जो वृत्त है और हमारे पास जो आयत है, इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो टोटल आ जाएगा पहले। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, और इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर, अब लंबाई कितनी है हमारे पास इसके, 2 मीटर है, तो 2 मीटर गुणे चौड़ाई कितनी है हमारे पास, 1 मीटर बराबर। मुझे अभी भी गलत लग रहा है यार, पता नहीं क्यों, फिर से एक बार देख लेता हूँ। सॉरी यार, क्या ही बोलूं, एक्चुअली ये 3 मीटर है और ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है हमारे पास और ये 2 मीटर है। ठीक है, थोड़ा सा क्या माइंड के अंदर क्वेश्चन था इस वजह से, और यहाँ पे भी देखने को मालूम पड़ा कि जब डायमीटर 1 मीटर का है तो हमारे पास ये कैसे 1 मीटर का हो सकता है, और उसके अंदर एरिया मतलब गोला आ रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा डाउट हो गया। चलो, तो हमारे पास जस्ट वेट, अरे ओके, तो हमारे पास जो लंबाई है, लंबाई कितनी, 3 मीटर की है, और जो चौड़ाई है वो है 2 मीटर की। 3 से 2 का गुणा करेंगे तो 6, और मीटर के मीटर से करेंगे तो मीटर स्क्वायर आएगा। तो हमारे पास जो कुल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल है वो हमारे पास आएगा 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर अब वृत्त भी आ चुका है, इसलिए उसे कुल ले लिया है। अब नेक्स्ट में क्या बोला है कि वृत्त में सिक्का गिरने की क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब बोल सकते हो कि ये जो वृत्त है, वृत्त के अंदर सिक्का गिरने की प्रायिकता बतानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल अब निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बराबर, पाई की कीमत को हम एज इट इज रहने देंगे अभी, तो लिखेंगे हम पाई और तो कुछ नहीं हमारे पास, चलो ठीक है, गुणे, अब त्रिज्या कितनी है हमारे पास, तो देखो हमारे पास यहाँ पे जो व्यास दिया है, जो हमारे पास व्यास है वो दिया है 1 मीटर, तो हमारे पास जो त्रिज्या है वो क्या होगा, आधा होगा, मतलब 1/2 बोल सकते हो। ठीक है, 1/2 मीटर, तो लिखेंगे हम 1/2 का स्क्वायर बराबर पाई बराबर, अब देखो सॉरी, पाई गुणे, अब 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का वर्ग सीधा 4 होता है, गुणा करेंगे आपस में, तो पाई का 1 से करेंगे तो पाई/4 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसे भी फाइंड कर लिया। अब सीधा हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूले के अंदर रखेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, P ऑफ E बराबर वृत्त के अंदर गिरने की संभावना। ठीक है, इसको थोड़ा मैं साइड कर लेता हूं, गिरने की प्रायिकता बटे कुल प्रायिकता आ जाएगी, कुल प्रायिकता। ठीक है, तो हमारे पास जो वृत्त के अंदर गिर रही है ना, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए हमें, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई/4, तो पाई/4 बटे, अब हमारे पास जो कुल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल क्या निकाला हमने, 6 निकाला, तो 6 अरे पाई/4/6। अब देखो हमारे पास जब भी कभी ऐसी कोई कंडीशन बनती है ना, तो हमारे पास क्या होता है, जो थर्ड डिजिट है उसका मल्टीप्लाई होता है सेकंड डिजिट से। ठीक है, या फिर अगर आपको तो भी नहीं मालूम पड़ रहा तो आपको क्या करना है, बटे में एक और लेना है, जब 4 संख्या आएंगी ना, तो सबसे लास्ट वाली का पहले वाले से मल्टीप्लाई होता है और थर्ड वाले का सेकंड वाले से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, मतलब रेसिप्रोकल होके आती है वो संख्या, तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बराबर पाई/4 गुणे, अब ये पलट जाएगी, मतलब क्या हो, इसका तटस्थ हो जाएगा, ये 1 ऊपर आ जाएगा और 6 नीचे चला जाएगा, बराबर पाई का 1 से करेंगे तो पाई और 6 चौक 24 मीटर, और जस्ट वेट, मीटर तो हमारे पास ऊपर भी था नीचे भी था, मीटर तो कट ही जाएगा, छोड़ो इसको, नहीं है पाई/24 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
मीटर इसलिए नहीं लिया हमने क्योंकि देखो यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर आएगा और यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर आएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा तो मीटर तो बचा ही नहीं आगे, तो सिंपल हमारे पास क्या हो जाएगा, ये π/24 आ जाएगा आंसर। आपको लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन है ये रेयर क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टार, अब देखो आपकी बुक में स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब क्या हो, रेयर क्वेश्चन, ये बाई चांस ही एग्जाम में आएगा, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, इसे अच्छे से समझ लेना है, कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल। अब ये आयत का इसलिए निकाला क्योंकि उसके अंदर वृत्त भी है और इस वजह से क्या होगा, ये कुल क्षेत्रफल भी माना जाएगा, तो हमने उसे कुल क्षेत्रफल ले दिया। वृत्त का क्षेत्रफल की बात करें क्योंकि वहां पे सिक्का गिरने वाला है तो वो हमें अलग चाहिए, तो हमने क्या किया, πr² लगा के फॉर्मूला निकाल, मतलब कीमत निकाल ली। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास कि ऊपर पसंद किया गया, ठीक है, और नीचे कुल रहता है, तो पसंद वृत्त को किया जा रहा है तो वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता बटे कुल, तो गिरने की प्रायिकता क्या हमारे पास, एक π/4 आया था मीटर स्क्वायर और यहाँ पे आया था 6 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर काट दिया। अब हमने क्या किया, रेसिप्रोकल क्योंकि इधर ही क्या है तो 1/6 हो गया, पाई को 1 से किया तो पाई आ गया और 4 को 6 से किया तो 24 आ गया, और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट है वो हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं क्योंकि ये भी लेंथी हो गया है। चलिए, सो अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, तब तक के लिए राधे राधे।